बात बहुत पुराने समय की है। रामनगर राज्य में दौलत राम नाम का एक आलसी और मूर्ख ब्राह्मण रहता था। वह बिल्कुल अक्ल से खाली था। जहाँ दौलत राम आलसी और मूर्ख था, वहीं उसकी पत्नी हीरा उतनी ही बुद्धिमान और चतुर थी। एक दिन हीरा ने दौलत राम से कहा, सुनो जी, अब मुझसे घर की सारी जिम्मेदारी नहीं संभाली जाती। तुम सारा दिन चारपाई पर लेटे खर्राटे भरते रहते हो और मैं दिन रात मेहनत करके घर चला रही हूँ। यह कब तक चलेगा? अब बहुत हो चुका। या तो कुछ कमाओ, वरना मैं तुम्हें छोड़कर मायके चली जाऊंगी। दौलत राम घबरा गया और बोला, अरे भाग्यवान, ऐसा अनर्थ मत करना। तुम्हारे सहारे ही तो घर चल रहा है। क्या तुम मुझे बीच मझधार में छोड़कर चली जाओगी? हीरा बोली, अब और कोई चारा नहीं। अगर तुम कोई काम करोगे तो मैं यहाँ रुकूंगी, वरना। दौलत राम ने तुरंत ही हीरा की बात काट कर कहा, वरना से आगे कुछ मत कहना भाग्यवान। लेकिन बताओ तो सही, मैं करूं तो क्या करूं? मुझे तो कुछ आता जाता नहीं। मैं पढ़ा लिखा भी नहीं हूं, इसलिए पूजा पाठ भी नहीं कर सकता। मेरे पास धन भी नहीं है, इसलिए व्यापार भी नहीं कर सकता। और जादू टोना भी नहीं जानता कि गरीबी छू मंतर कर दूं। कुछ समझ नहीं आता कि आखिर करूं तो क्या करूं। हीरा बोली, अरे जादूगर न सही, पर ज्योतिषी ही बन जाओ। दौलत राम बोला, लेकिन मुझे ज्योतिषी विद्या के बारे में कुछ भी नहीं पता। हीरा हंसकर बोली, अरे ज्योतिषी बनने में भला क्या लगता है? ब्राह्मण तो तुम हो ही। माथे पर चंदन का तिलक लगा लो, कुछ पोथी पास रख लो और घर के बाहर लोगों का भाग्य बताने बैठ जाओ। दौलत राम बोला, हीरा, तुमने तो ऐसे कह दिया जैसे ज्योतिषी कोई खेल हो। ज्योतिषी बनने के लिए ग्रह और नक्षत्र का ज्ञान होना चाहिए। अगर किसी को कुछ बताओ और वह बात पूरी ना हो तो समझ लो आ गई ज्योतिषी की आफत। हीरा बोली, ग्रह और नक्षत्र जानने की क्या आवश्यकता है? बस सप्ताह के 7 दिनों के नाम याद कर लो। सोम, मंगल, बुध, बृहस्पति, शुक्र, शनि और रवि। इसके अलावा राहु और केतु भी हैं। धड़ हुआ तो राहु, सिर हुआ तो केतु। बस यही कुछ सीख लो और तुम भी सफल ज्योतिषी बन सकते हो। दौलत राम हंसते हुए बोला, हीरा, लगता है आज तो मुझे ज्योतिषी बनाकर ही छोड़ोगी। हीरा बोली, देखो जी, आज तक आप अपनी मर्जी से ही सब कुछ करते आए हो। मैंने कभी कुछ नहीं कहा, लेकिन अब से आपको वही करना होगा जो मैं कहूँगी। दौलत राम ने पूछा, अच्छा बताओ तो सही, आखिर मुझे करना क्या है? तब हीरा ने उसे अपनी योजना समझाई। दौलत राम ने कहा, ठीक है, जैसा तुम ठीक समझो। इसके बाद हीरा तुरंत अपने पड़ोसी के घर गई और अपनी सहेली चंद्रा से बोली, चंद्रा, क्या तुम जानती हो कल रात को क्या हुआ? कल रात ज्योतिषी की देवी ने साक्षात दर्शन देकर मेरे पति को ज्योतिष विद्या का प्रकांड पंडित बना दिया। चंद्रा चौंक कर बोली, अच्छा बहन, तुम सच कह रही हो? हीरा बोली, बिल्कुल। अब तो मेरे पति ज्योतिष विद्या में निपुण हो गए हैं। चंद्रा बोली, चलो अच्छा हुआ। अब तुम्हारा पति कुछ कमाई धमाई तो कर सकेगा। इस प्रकार हीरा ने आसपास के कई घरों में जाकर यह समाचार फैला दिया। घर लौटकर वह दौलत राम से बोली, देखो जी, मैंने तुम्हारी ज्योतिषी विद्या के चर्चे घर घर में फैला दिए हैं। अब तुम मेरी चतुराई का कमाल देखना। उसी रात हीरा अपनी पड़ोसन चंद्रा के घर गई और आंगन में बंधी उसकी गाय को खूंटे से खोलकर पास के बाग में एक पेड़ से बांध आई। इसी समय उसने कई पड़ोसियों की गाय भैंस खोलकर गांव में इधर उधर बांध दिए। सुबह होते ही चंद्रा ने जब अपनी गाय को खूंटे पर गायब पाया तो घबराकर चिल्लाने लगी, अजय सुनते हो, हमारी गाय खूंटे से गायब है। लगता है रात को कोई चोर उसे खोल कर ले गया। उसका पति हक्का बक्का रह गया और बाहर आकर देखा तो सचमुच खूंटा खाली पड़ा है। चंद्रा दुखी होकर रोते हुए कहने लगी, हाय, न जाने कौन कसाई मेरी गाय को खोल कर ले गया। तभी अचानक उसे याद आया कि कल हीरा कह रही थी कि उसके पति दौलत राम को ज्योतिषी की देवी ने साक्षात दर्शन दिए हैं और वह ज्योतिष विद्या में माहिर हो गए हैं। उसने सोचा, क्यों ना दौलत राम से पूछूं कि मेरी गाय कहाँ गई, उसे कौन खोल कर ले गया। यह सोचकर वह तुरंत आंसू पोंछते हुए हीरा के घर की ओर चल पड़ी। चंद्रा को अपनी ओर आते देख हीरा ने दौलत राम के कान में फुसफुसाकर कहा, लो जी, तुम्हारा पहला ग्राहक चला आ रहा है। जैसे ही चंद्रा घर पहुंची, वह घबराई हुई बोली, पंडित जी, कल रात कोई मेरी गाय चुरा कर ले गया। आप जरा अपनी ज्योतिषी विद्या से पता लगाइए कि मेरी गाय कहाँ है। क्या वह वापस मिलेगी या नहीं? दौलत राम बोला, ठीक है भाभी, मैं अभी अपनी पोथी देखकर बताता हूँ। दौलत राम पोथी खोलकर बैठ गया और ऐसा नाटक करने लगा जैसे वह बहुत बड़ा ज्योतिषी हो। उसने एक कागज पर कुछ लकीरें खींची, उंगलियों पर हिसाब लगाया, फिर गंभीर स्वर में बोला,
चंद्रा भाभी, तुम्हारी गाय को जो चोर रात में खोल कर ले गया था वह उसे पास ही के बाग में बांध गया है। जाओ वहां से अपनी गाय खोल कर ले आओ। चंद्रा बोली, मैं अभी बाग में जाकर अपनी गाय ले आती हूँ, लेकिन पंडित जी एक बात तो बताइए, नीच हरकत आखिर हमारे साथ की किसने? दौलत राम बोला, चंद्रा भाभी, तुम्हें आम खाने से मतलब है या पेड़ गिरने से? तुम्हें तुम्हारी गाय मिल जाएगी, यह क्या कम है? फिर चोर का नाम पूछने से क्या फायदा? ठीक है, मैं अभी बाग में जाकर देखती हूँ। यह कहकर चंद्रा और उसका पति उसी समय दौड़े दौड़े बाग में पहुंचे। अरे, यह तो सचमुच ही हमारी गाय बंधी हुई है। इसका मतलब है कि दौलत राम सचमुच ज्योतिषी बन गया है। उसकी बताई हुई बात बिल्कुल सच निकली। चंद्रा और उसका पति गाय को खोलकर ले आए और उसे घर पर लाकर बांधकर वे दोनों दौलत राम के पास पहुंचे और कहने लगे, भाई, तुम्हारी दया से हमारी खोई हुई गाय बाग में मिल गई। चंद्रा ने 2 चांदी के सिक्के निकाले और दौलत राम को देते हुए कहा, भाई, तुम्हारी कृपा से हमारी खोई हुई गाय वापस मिली, इसलिए लो, यह हमारी तरफ से कुछ भेंट स्वीकार करो। दौलत राम ने कहा, चंद्रा भाभी, इसकी क्या आवश्यकता है? पर जब तुम अपनेपन से दे रहे हो तो ले ही लेता हूँ। रात में हीरा जिन जिन के पशुओं को चोरी से इधर उधर बांध आई थी, वे सभी अपने खोए हुए पशुओं के बारे में दौलत राम से पूछने आए। दौलत राम द्वारा बताए स्थान पर उन सभी के पशु बंधे मिले। यह देखकर गांव वाले कहने लगे, दौलत राम तो पक्का ज्योतिषी बन गया है। उस रात को हीरा ने दौलत राम से कहा, देखा मेरी चतुराई का कमाल, एक ही दिन में 20 चांदी के सिक्के इकट्ठे हो गए हैं। दौलत राम भी खुश होते हुए कहने लगा, हीरा, यह तो सचमुच ही कमाल हो गया। मैंने तो सपने में भी नहीं सोचा था कि एक दिन मैं घर में बैठे बैठाए इतनी कमाई हो जाएगी। दोनों खुशी से फूले नहीं समा रहे थे, लेकिन अगले ही दिन उनकी खुशी पूर की तरह उड़ गई जब रामू कुमार उनके पास आया और कहने लगा, पंडित जी, मेरा गधा खो गया है। मैं उसे खोज खोज कर हार गया हूँ, पर वह कहीं नहीं मिला। आप जरा पोथी पत्र देखकर बताइए कि मेरा गधा मिलेगा या नहीं। अब तो दौलत राम की सिट्टी पिट्टी गुम हो गई। वह सोचने लगा, कल तो हीरा लोगों की गाय और बाकी पशुएं चुराकर जगह जगह बांध आई थी, इसलिए मेरे बताए स्थानों पर लोगों को पशु मिल गए थे। लेकिन इस कुमार का गधा तो हीरा कहीं बांध कर नहीं आई, तो इसे इसके गधे के बारे में कैसे बताऊं? दौलत राम की परेशानी भांपकर हीरा रामू कुमार से बोली, गधे के बारे में ज्योतिषी लगाने में बहुत मेहनत करनी पड़ती है, इसलिए आज रात को माँ जगदम्बा की पूजा करनी पड़ेगी। ज्योतिषी जी कल तुम्हारे गधे के बारे में बताएंगे। रामू कुमार बोला, ठीक है पंडित जी, मैं कल सुबह फिर पूछने आ जाऊंगा। ऐसा कहकर वह निराश होकर वापस चला गया। उसके जाने के बाद दौलत राम कहने लगा, भाग्यवान, अब क्या होगा? कल रामू कुमार आएगा तो मैं उसे क्या जवाब दूंगा? कल तो सबके सामने हमारे झूठ की पोल खुल जाएगी। सारा दिन वे दोनों परेशानी में ही बिताते रहे। रात को सोने के लिए चारपाई पर लेटे तो उनकी आंखों में नींद कोसों दूर थी। अभी वह दोनों इसी उधेड़ बुन में थे कि अचानक उन्हें गधे के चिल्लाने की आवाज़ सुनाई दी और अरे, लगता है घर के बाहर कोई गधा आया है। दौलत राम और हीरा ने जब दरवाज़ा खोला तो देखा रामू कुमार का खोया हुआ गधा वहीं खड़ा था। यह देखकर दौलत राम ने राहत की सांस ली और कहा, चलो, भगवान ने लाज रख ली। जल्दी से इस गधे को बांध लो, कल जब रामू कुमार आएगा तो उसे उसका गधा सौंप देंगे। दौलत राम ने तुरंत आगे बढ़कर गधे को बाहर बांध दिया। सुबह जब रामू कुमार उनके पास आया तो दौलत राम गंभीर स्वर में कहने लगा, कल रात मैंने माँ जगदम्बा का जाप किया था। उसी तप के प्रभाव से तुम्हारा गधा जहाँ कहीं भी था वहां से सीधा मेरे पास खींचा चला आया। लो, अपना गधा संभालो। रामू कुमार ये सुनकर दौलत राम के चरणों में झुकते हुए बोला, ज्योतिषी जी, आप तो बड़े ज्ञानी हैं। फिर वह गधे के सिर पे प्यार से हाथ फेरता हुआ दौलत राम को दक्षिणा देता है और प्रसन्न होकर अपने गधे को लेकर चला जाता है। अब तो दौलत राम की ज्योतिषी विद्या की कीर्ति दूर दूर फैल गई। रामनगर के राजा चंद्रसेन के कानों तक भी यह बात पहुंची। राजा आश्चर्य से बोले, अरे, हमारे राज्य में इतना बड़ा ज्ञानी ज्योतिषी रहता है और हमें अब तक पता ही नहीं था। जाओ, उसे बुलाकर हमारे पास लाओ। राजा का आदेश मिलते ही एक सेवक दौलत राम के पास पहुंचा और आदरपूर्वक कहने लगा, दौलत राम जी, आपको महाराज ने दरबार में बुलाया है। कुछ सोचकर दौलत राम सेवक से बोला, ठीक है, तुम चलो, मैं अभी तैयार होकर दरबार में उपस्थित होता हूँ। यह सुनकर सेवक चला गया। अब बदहवास सा दौलत राम हीरे के पास पहुंचा और घबराए स्वर में कहने लगा, हीरा, अभी दरबार से राजा चंद्रसेन का सेवक मुझे बुलाने आया था। राजा चंद्रसेन ने मुझे ना जाने क्यों दरबार में बुलाया है।
हीरा कहने लगी, राजा चंद्रसेन के बारे में कौन नहीं जानता, वह तो महामूर्ख है, हर समय मूर्खों और चापलूसों से घिरा रहता है। तुम्हें डरने की कोई जरूरत नहीं है। सुनो, दरबार में जाकर तुम वही करना जो मैं तुम्हें समझाती हूँ। यह कहकर हीरा ने धीरे से उसे कुछ समझाया। फिर दौलत राम घबराते हुए दरबार में चंद्रसेन के सामने पहुंचा और कहने लगा, महाराज की जय हो। राजा बोला, दौलत राम, हमने सुना है तुम ज्योतिष शास्त्र के प्रकांड विद्वान हो। दौलत राम बोला, आपने सही सुना है महाराज। राजा बोला, तो फिर तैयार हो जाओ, अब हम तुम्हारी ज्योतिष विद्या की परीक्षा लेंगे। दौलत राम ने सोचा, अब तो मर गए। चंद्रसेन ने तत्काल अपनी मुट्ठी में कुछ दबाया और कहने लगा, दौलत राम, अपनी ज्योतिष विद्या से बताओ कि इस समय हमारी मुट्ठी में क्या बंद है। दौलत राम ने भय से आंखें मूंद ली और घबराहट में उसके मुंह से निकला, हाय रे हीरा, अब तो मर गया। ये दौलत राम का सौभाग्य था कि चंद्रसेन ने अपनी मुट्ठी में एक हीरा बंद किया हुआ था। दौलत राम के मुंह से निकले शब्दों को सुनकर राजा आश्चर्य से लगा, मान गए तो बुद्धिमान होने के साथ साथ कुशल ज्योतिष भी हो। हमारी मुट्ठी में सचमुच हीरा ही था। अब दौलत राम ने चैन की सांस ली। तभी चंद्रसेन ने दरबार में घोषणा की कि हम आज से दौलत राम को राजकीय ज्योतिषी और अपना मुख्य सलाहकार नियुक्त करते हैं। यह सुनकर दौलत राम खुशी से उछलता हुआ घर वापस लौटा और सारी बात अपनी पत्नी हीरा को बताई। यह खबर सुनकर हीरा खुशी से उछल पड़ी। उधर दूसरी ओर राजा चंद्रसेन के चारों ओर रहने वाले चापलूस दौलत राम के विरुद्ध गुप्त मंत्रणा करने लगे। एक बोला, महाराज ने दौलत राम को अपना सलाहकार और राज ज्योतिष बना लिया है, अब तो महाराज दौलत राम के कहने पर ही चला करेंगे। दूसरा बोला, इस प्रकार तो महाराज की नज़रों में हमारी कीमत कम हो जाएगी। तो तीसरा बोला, कोई ऐसा उपाय करना चाहिए जिससे महाराज दौलत राम के चुंगल से निकलकर हमारे पास हमारे चुंगल में आ जाए। इस प्रकार धीरे धीरे कई महीने बीत गए। हीरा और दौलत राम अब महल में ही रहने लगे थे। एक दिन जब दौलत राम राजा चंद्रसेन से मिलने उनके कक्ष के बाहर पहुंचा तो उसने सुना कि अंदर महाराज के पास कुछ मंत्रीगण बैठे वार्तालाप कर रहे थे। दौलत राम द्वार से कान लगाकर उनकी बातें सुनने लगा। महामंत्री कहने लगा, महाराज, आप इतने दिनों से दौलत राम को बहुत ज़्यादा मान सम्मान दे रहे हैं, वह इतने आदर का पात्र नहीं है। इस पर राजा बोला, महामंत्री जी, दौलत राम बहुत ही गुणी व्यक्ति है, उसे मान सम्मान मिलना ही चाहिए। महामंत्री बोला, महाराज, आपका सोचना गलत है। मैंने गुप्तचर द्वारा दौलत राम के पूर्व जीवन के बारे में जांच पड़ताल करवाई है, जिससे पता चला कि राज ज्योतिषी और आपका सलाहकार बनने से पहले दौलत राम महामूर्ख और अनपढ़ था। महाराज, मुझे तो लगता है कि वह आपके साथ ठगी कर रहा है। वह ढोंग रचाकर राज ज्योतिषी और आपका सलाहकार बन बैठा है। राजा ने कहा, मगर महामंत्री जी, दौलत राम के द्वारा बताई गई सारी बातें सच कैसे निकलती हैं। महामंत्री बोला, महाराज, इसी को तो भाग्य कहते हैं। दौलत राम ने हीरा के पास आया जो और कहने लगा, हीरा थी वे राजा से से निकल गई। बहुत भोग लिया, उसकी लेकिन ज्योतिष लगता विद्या है का अब कोई हम कमाल पर नहीं है। शीघ्र ही राजा कोई बोला, संकट आने वाला है। महामंत्री हीरा जी, ने कुछ भी पूछा, हो, आखिर हमें क्या हुआ तुम्हारी है जो बात तुम का इस जरा भी प्रकार की विश्वास बातें नहीं कर हो रहे रहा। हो। कक्ष के अंदर दौलत राम अपने बोला, खिलाफ होते महामंत्री और षड्यंत्र अन्य को लोगों ने सुनकर मेरे दौलत राम विरुद्ध के होश उड़ गए। महाराज के कान वे भरने उल्टे शुरू पांव कर लौट दिए कर हैं। मुझे तो लगता है कि वे लोग मेरे खिलाफ कोई षड्यंत्र रचने वाले हैं। हीरा बोली, तो इसमें इतना परेशान होने की क्या बात है। लगता है इस षड्यंत्र के पीछे महामंत्री जी का हाथ है। मुझे उन्हें सबक सिखाना ही होगा। तुम चिंता मत करो, मैं कोई ना कोई उपाय सोचती हूँ। अगले दिन जब राजा चंद्रसेन की रानी अपने स्नान घर में स्नान कर रही थी तो हीरा ने मौके का फायदा उठाकर रानी के मेज पर रखे आभूषणों में से नौलख का हार उठा लिया और सावधानी से एक एक कदम बढ़ाते हुए स्नानगार से निकल गई और दौलत राम को अपनी योजना बता दी। कुछ देर बाद जब रानी स्नान करके बाहर निकली और वस्त्र बदलकर मेज पर रखे आभूषणों पर दृष्टि डाली तो उसने अपना नौलख का हार ढूंढना शुरू किया। रानी ने हर जगह खोजा पर नौलख का हार नहीं मिला। वह चिंतित होकर राजा के कक्ष में पहुंची। राजा ने हैरानी से पूछा, क्या बात है रानी, तुम्हारा मुंह क्यों उतरा हुआ है। रानी बोली, महाराज, मेरा नौलख का हार खो गया है। राजा हैरान होकर बोला, क्या, वह तो हमारी पीढ़ियों से चला आ रहा खानदानी हार था। चंद्रसेन ने तुरंत एक सेवक को आदेश दिया, जाओ अभी राज ज्योतिष दौलत राम जी को बुला कर लाओ। सेवक उसी समय दौलत राम को बुलाने चला गया। इधर दूसरी ओर हीरा अपनी योजना के अनुसार महामंत्री के घर पहुंची और उसकी पत्नी के पास जाकर बैठी। बहन, रथ में बैठकर इधर से गुजर रही थी, प्यास लग गई, तुम्हारा घर सामने दिखा तो सोचा पानी पीने के लिए उतर जाऊं।
महामंत्री की पत्नी ने कहा, यह तो तुमने बहुत अच्छा किया, मैं अभी तुम्हारे लिए पानी लेकर आती हूँ। जैसे ही वे अंदर गई, हीरा ने झटपट अपने कपड़ों में छिपाया हुआ नौलख का हार निकाला और उसे मेज पर रखे फूलदान में डाल दिया। उधर चंद्रसेन का सेवक दौलत राम के पास पहुंचा और कहने लगा, राज ज्योतिषी जी को आपको महाराज ने तुरंत बुलाया है। दौलत राम ने अपनी पोथी पत्री उठाई। उसी समय राजा चंद्रसेन के पास पहुंचा। राजा ने कहा, राज ज्योतिषी जी, हमारी रानी का नौलख का हार चोरी हो गया है। आप अपने पोथी पत्र देखकर बताइए कि यह करतूत किसने की है। नौलख का हार किसने चुराया है। दौलत राम तुरंत अपनी पोथी पत्री खोलकर बैठ गया और उन्हें पढ़ने का ढोंग करने लगा। पोथी पत्री देखते ही वह बुरी तरह चौंक गया। राजा ने पूछा, क्या हुआ राज ज्योतिषी, आप चौंक क्यों पड़े। दौलत राम बोला, बात ही कुछ ऐसी है महाराज, मैंने नौलख का हार के चोर का पता लगा लिया है। राजा बोला, तो जल्दी बताओ वे कौन है। दौलत राम बोला, महाराज, नौलख का हार के चोर महामंत्री जी हैं। ये सुनकर राजा भी चौंकते हुए बोले, महामंत्री जी नौलख का हार के चोर? नहीं नहीं, भला ऐसा कैसे हो सकता है। दौलत राम ने गंभीर होकर कहा, महाराज, ग्रह दशाएं ऐसा ही कह रही हैं और ग्रह दशाएं कभी झूठ नहीं बोला करती। राजा बोला, राज ज्योतिष जी, लगता है इस बार आप कहीं चूक गए हैं, तभी आप यह गलत भविष्यवाणी कर रहे हैं। दौलत राम बड़े विश्वास के साथ बोला, महाराज, शायद आपको मेरी कही बात पर विश्वास नहीं हो पा रहा है। आप ऐसा करिए, आप मेरे साथ इसी समय महामंत्री जी के आवास पर चलिए। मैं आपको वहीं पर बताऊंगा कि महामंत्री ने नौलख का हार कहाँ छिपाया हुआ है। बोला, हाँ, यही ठीक रहेगा, लेकिन एक बात याद रखना, तुमने राज्य के महामंत्री के ऊपर नौलख का हार चोरी करने का गंभीर आरोप लगाया है। यदि तुम्हारा आरोप गलत निकला तो हम तुम्हारी गर्दन उड़ा देंगे। उसके बाद दोनों रथ में बैठकर उसी समय महामंत्री के आवास की ओर चल पड़े। महामंत्री उन दोनों को अपने यहाँ देखकर बौखला सा गया और कहने लगा, महाराज, आप यहाँ सेवक को आदेश दिया होता तो मैं स्वयं महल में दौड़ा चला आता। राजा बोला, महामंत्री जी, बात ही कुछ ऐसी है जिसके सच और झूठ का निर्णय यहाँ आए बिना कभी नहीं हो सकता था। महामंत्री ने पूछा, ऐसी कौन सी बात है महाराज। राजा ने कहा, महामंत्री जी, हमारी रानी का नौलख का हार चोरी हो गया है। राज ज्योतिषी दौलत राम जी का कहना है कि वह हार आपने चुराया है। महामंत्री हंसी में बोला, यह आप क्या कह रहे हैं महाराज, मैं भला महाराज जी के हार की चोरी क्यों करूँगा। महाराज, मुझे तो लगता है दौलत राम जी का दिमाग फिर गया है, जो यह ऐसा झूठा आरोप मुझ पर लगा रहे हैं। अब दौलत राम, जो अभी तक चुप था, महामंत्री से बोला, महामंत्री जी, मेज पर जो फूलदान रखा है, जरा उसे उठाकर यहाँ लाइए। महामंत्री ने फूलदान दौलत राम को दे दिया। दौलत राम ने फूलदान को उल्टा किया और नौलख का हार बाहर मेज पर गिर पड़ा। यह देखकर महामंत्री का मुंह भय से सफेद हो गया। राजा चंद्रसेन ने कड़क कर महामंत्री से पूछा, यह क्या है। महामंत्री जी, यह हार यहाँ कैसे आया। महामंत्री बोला, मैं क्या जानूं महाराज। यह सुनते ही चंद्रसेन का क्रोध और भड़क उठा और वह कहने लगा, महामंत्री जी, हार चोरी करके तुमने बहुत बड़ा अपराध किया है, जिसकी सजा तुम्हें अवश्य मिलेगी। मेरा आदेश है कि महामंत्री जी को अभी इसी समय कारागार में बंद कर दिया जाए। महामंत्री गिड़गिड़ाया, महाराज, मैंने हार नहीं चुराया। लेकिन महाराज ने उसकी एक न सुनी। तभी कुछ सैनिकों ने महामंत्री को गिरफ्तार कर लिया और उन्हें कारागार में डाल दिया। दौलत राम के साथ राजा चंद्रसेन वहां से वापस महल की ओर चल पड़े। घर आकर दौलत राम ने हीरा से कहा, हीरा, अपने एक शत्रु का सफाया तो हो गया, लेकिन ऐसा कब तक चलेगा। हीरा ने पूछा, तुम्हारे कहने का मतलब क्या है। दौलत राम बोला, हीरा, महामंत्री को तो हमने अपने जाल में फंसाकर कारागार में डलवा दिया, लेकिन इसका यह मतलब तो नहीं कि अब हमारे विरुद्ध कोई और चाल नहीं चलेगा। महामंत्री के बाकी साथी हमारा पीछा नहीं छोड़ेंगे और किसी दिन उनकी बातों में आकर राजा चंद्रसेन मेरा सिर कलम करा सकता है। हीरा, तुमने जो खेल शुरू किया है, यह खतरे का खेल है। ये खेल हमें और नहीं खेलना चाहिए। हीरा बोली, शायद तुम ठीक कह रहे हो। मूर्ख चंद्रसेन हमें कभी भी अपना निशाना बना सकता है। मैंने इस खतरे के खेल से बचने का उपाय भी सोच लिया है। मैं आज ही महल में ये बात फैला देती हूँ कि बहुत ज़्यादा पढ़ने और पूजा पाठ करने से तुम पागल हो गए हो। तब तुम्हें पागल जानकर राजा चंद्रसेन तुम्हें राज ज्योतिषी के पद से हटा देगा और हम फिर से चैन की जिंदगी बिता सकेंगे। हीरा उसी समय महल में राजा चंद्रसेन के पास गई और कहने लगी, महाराज, गजब हो गया, राज ज्योतिषी जी पागल हो गए हैं। यह बात सुनकर राजा ने कहा, क्या ज्योतिषी जी पागल हो गए हैं, ये सब कैसे हुआ। तब हीरा ने रोते रोते राजा को दौलत राम के बारे में
झूठी कहानी सुना दी। हीरा की बात सुनकर राजा कहने लगा, हाँ, मैं बेहद दुख है कि राज ज्योतिषी जी पागल हो गए हैं, पर तुम्हें घबराने की कोई आवश्यकता नहीं है। हम राज ज्योतिषी और अन्य सुख सुविधाएं नहीं छीनेंगे। तुम लोग पहले की तरह महल में रहते रहोगे। सारी सुख सुविधाएं तुम्हें पहले की तरह मिलती रहेंगी। हीरा तो यही चाहती थी। वह बोली, महाराज आप बहुत दयालु हैं, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। यह कहकर वो अपने घर लौट आई। उसने सारी बात अपने पति दौलत राम को बताई। फिर वे दोनों खुशी से अपना जीवन बिताने लगे। दोस्तों, ये कहानी यहीं तक थी। मुझे उम्मीद है आप सभी को पसंद आई होगी। अगर कहानी पसंद आई हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक शेयर करें, कमेंट करें। मिलती हूँ अगली कोई नई कहानी लेकर। कहानी सुनने के लिए आप सभी का तहे दिल से शुक्रिया।